Dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपको एक बीम दिखाया गया है। तो इस बीम के ये हमारे न्यूट्रल एक्सिस है, आप देख सकते हैं। तो जब इस पे बीम पे लोड लगता है तो जो बीम हमारा इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है ये भी बेंड हो जाती है। तो इस वजह से जो ये न्यूट्रल एक्सिस की जो कर्व बनती है, इस कर्व को हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व। और ये जो अब ये तीसरा एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसके अंदर इलास्टिक कर्व दिखाई गई है। और एक ही आपको दिखाया गया है अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस, मतलब जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस, जब हमारा जो बीम था जब अनलोडेड था तो उस टाइम पर हमारी ये न्यूट्रल एक्सिस की ये पोजीशन थी। तो ये जो पोजीशन थी हमारे, दिस शोज द अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस। और ये जो दूसरी कर्व ये दिख रही है हमारी इलास्टिक कर्व, जिसको हम कह रहे हैं, इट इज द कंडीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर लोडिंग। तो अगर हम इस न्यूट्रल एक्सिस पे अगर के एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं P, जैसे ये मान ली इस पे भी दिखा सकते हैं इस पॉइंट को। तो जब ये हमारा बीम डिफ्लेक्ट हो गया तो इसकी पोजीशन ये हो गई। तो अगर इस P पॉइंट पर अगर हम कोई अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट है इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो एंगल ये बनता है हमारा, इस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं। तो इस एंगल को हम आमतौर पर इसको हम रेडियंस में मेजर करते हैं। तो इट इज एन एंगल इन रेडियंस एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम मेड विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसको थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल को हम स्लोप बोलते हैं। तो ये कितना स्लोप इसके साथ बना रहा है। इन द सेम वे अगर इस पॉइंट P, जो हमारा पॉइंट P है, अब ये हमारी जो कर्व है, ये हमारी जो इलास्टिक कर्व है, और ये जो अनलोडेड न्यूट्रल एक्सिस है हमारी, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस को देखें, जिसको हमने y से डिनोट किया है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। इसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जैसे इसमें लिखा गया, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट on the elastic curve and the unloaded neutral axis. Y is the deflection at point P, which depends upon the cross section and bending moment. तो जो ये हमारा डिस्टेंस y है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, इस डिस्टेंस को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन होगा इट विल डिपेंड ऑन द बेंडिंग मोमेंट। तो जितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट इस पे लगेगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा बीम के अंदर। और अगर हमारा जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर वो बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा तो फिर उसकी वजह से इट विल नॉट अलाउ टू डिफ्लेक्ट इट, उसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर बीम का क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होता है, और अगर उसका बेंडिंग मोमेंट उस पर ज्यादा लगे या लोड ज्यादा लगे तो फिर उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ये दो चीजें हैं। तो ये हम डिफ्लेक्शन या स्लोप या डिफ्लेक्शन क्यों निकालते हैं, तो इसको निकालने के दो हमारे पास मेन रीजन है। पहला रीजन तो स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मतलब जब हमारे बीम के ऊपर अगर कोई लोड लगता है तो लोड लगने की वजह से बीम के अंदर बेंडिंग और शियर स्ट्रेसेस पैदा होते हैं। तो अगर बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो अगर मजबूत नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर फिर जो है ये ज्यादा स्ट्रेसेस पैदा होंगे, या जो उसके अंदर जो हमारा जो बीम है इट विल नॉट बी एबल टू बियर इट, उसको वो बियर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो बीम का जो हमें चेक करना पड़ता है कि भाई बीम का क्रॉस सेक्शन कितना है, ताकि उसके अंदर जो स्ट्रेसेस पैदा हो उसके अंदर वो बीम हमारा उसको बहुत आसानी से उसको इजीली उसको बियर कर सके। दूसरा रीजन है स्टिफनेस का। तो जो बीम की जो स्टिफनेस होती है, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम डिवाइडेड बाय स्पैन ऑफ द बीम। मतलब जो बीम की जो स्टिफनेस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम कोई बीम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर ये देखते हैं कि जो उस बीम के अंदर जो डिफ्लेक्शन आया है इट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। तो हमें उस बीम के अंदर उसकी डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी होती है कि भी बीम की डिफ्लेक्शन कितनी है, एंड इट शुड बी विद इन द
परमिसिबल लिमिट, एक जो मैक्सिमम जो उसके अंदर हम डिफ्लेक्शन को परमिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से कि हम किसी भी बीम के अंदर डिजाइन करते वक्त उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मोहर्स थ्योरम है। हम मोहर्स एक इंजीनियर हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरम डेवलप की। तो वो थ्योरम हमारी ये कहती है कि जो मैक्सिमम जो स्लोप होता है, इट इज इक्वल टू ए अपॉन ई आई, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, E is the Young's modulus of elasticity and I is the moment of inertia of the section। तो इस EI को हम उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी बोलते हैं उस बीम की। इसी तरीके से अगर हम उसका अगर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ई आई। जो x जो है इट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी जी, दिखाया गया है जैसे हमारा जो इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एंटायर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, उस रेफरेंस लाइन से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब कि जब भी उस बीम के ऊपर लोड लगेगा तो उसकी वजह से उसका एक बेंडिंग, उसमें बेंडिंग पैदा होगी। तो उसका अगर हम एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो जिस रेफरेंस लाइन से हम उसके अंदर ये चेक कर रहे हैं कितना डिफ्लेक्शन है, तो उस पॉइंट से अगर उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के सीजी का अगर हम डिस्टेंस लें तो दैट इज एक्स। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे भी कैसे ये हमारा, इसको हम कैसे इन फार्मूलेस को इंप्लीमेंट करते हैं। हमारा जो इसके अंदर आपको सिर्फ इसके अंदर जो ये इक्वेशन जो आपको बताई गई है स्लोप और डिफ्लेक्शन के, जो इसके अंदर सिर्फ फार्मूले ही आपको बताए गए हैं। इसके अंदर हमने आपको ये नहीं बताया है कि ये फार्मूले हैं हमने कैसे डेवलप किए हैं। और इसके अंदर एक कंडीशन एक और भी मैं आपको साथ साथ बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी जो थ्योरम है इसको इस बात को मानकर की गई है कि इसके अंदर जब बीम पर लोड लगता है तो उसके अंदर सिर्फ हमने बेंडिंग मोमेंट को ही कंसीडर किया है, जबकि उसके साथ साथ उसमें शियर स्ट्रेस भी पैदा होती है, लेकिन हमने उसको इग्नोर किया है। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट उसके अंदर जो पैदा हुआ है उसको ही कंसीडर करके ये हमारी थ्योरम बनी हुई है। इसके अंदर ये स्लोप और ये डिफ्लेक्शन हमने कैलकुलेट किया है। ए इज द एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जैसे हम इसको पढ़ेंगे कि जैसे मान लिया ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, तो आपको पता है कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसके अंदर की एक हैंड उसका फिक्स होता है, एक हैंड फ्री होता है। तो अगर इसके ऊपर अगर एक पॉइंट लोड लगा हुआ हो तो इस केस के अंदर मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो उसके लिए हमने इसके अंदर ये जो दो इक्वेशंस आपको बताई थी स्लोप और डिफ्लेक्शन की, उनको हम इसके अंदर अप्लाई करके इस कंडीशन के अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट लोड लगा है तो इस तरीके से हमारा इसके अंदर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू W इंटू L। आपको पता ही है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फोर्स इंटू डिस्टेंस। W फोर्स लगा है और L डिस्टेंस है इस A पॉइंट से, तो यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम WL है। तो हम इसका अगर एरिया निकालते हैं तो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू में WL इंटू में इसका ये बेस है L है, इट इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 2। तो इसका एरिया आ गया। तो अब हम इसके अंदर साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इसके ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसकी CG का डिस्टेंस कितना है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का ये जो फ्रॉम द ये टॉप है, इस टॉप से जो इसकी CG होती है इट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 L एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/3 फ्रॉम द बेस। तो हम ये टॉप से ले रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 2/3 L। तो जैसे आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द CG इज इक्वल टू 2/3 L। तो जो स्लोप होगा हमारा उसका फॉर्मूला हमें पता है कि A अपॉन EI एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इट इज इक्वल टू हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है WL स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई EI। तो इट इज इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 2EI। अब हम इसका डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है कि जो A अपॉन EI है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस डिस्टेंस से, इसकी CG का डिस्टेंस
इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, तो इट इज इक्वल टू 2/3L। तो हमने 2/3L से और गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास ये बन गया WL³/6EI। तो ये हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा कैंटिलीवर जब इसमें पॉइंट लोड लगा हुआ हो तो उसके अंदर जो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोनों ही फ्री एंड पर होते हैं। और ये जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पर स्लोप भी 0 है और डिफ्लेक्शन भी 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो मैक्सिमम वाई मैक्सिमम और ये स्लोप जो है इट इज बोथ जो है दोनों के दोनों दे आर एट द फ्री एंड। ये फ्री एंड है हमारा, तो इट्स वैल्यू WL³/6 है, ये डिफ्लेक्शन है, एंड WL²/2EI ये जो है हमारा स्लोप है। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ये कैंटिलीवर बीम है इसके अंदर पूरे के पूरे स्पैन के ऊपर UDL लगा हुआ W/मीटर। तो इसके अंदर जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं इट इज जस्ट लाइक दिस, इस तरह से कर्व बन जाती है। इसके अंदर जो हमारा जो लोड होगा इट विल बी इक्वल टू WL एंड इट विल एक्ट एट सेंटर। तो इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट होगा इट इज इक्वल टू WL²/2। WL²/2 मैक्सिमम हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है। और इसकी जो CG है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, अभी जैसे देखिए इट इज जो इसके अंदर जो कर्व है इट इज इनवर्ड, ये हमारी जो स्ट्रेट जो सीधी है ये लाइन ये है, तो इसके अंदर जो इसका जो एरिया भी होता है इट इज इक्वल टू जो एरिया इसका हम निकालते हैं तो 1/3 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो इसकी जो ये लेंथ है इट इज L और ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है इट इज इक्वल टू WL²/2। तो इट्स वैल्यू इज WL²/6। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू WL³/6। ये हमारा एरिया आ गया, इसका एरिया हमने निकाल दिया इस ट्रायंगल का। तो इसकी जो CG जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट राइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/4L। यहां से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं रेफरेंस लाइन से इट्स वैल्यू इज 3/4L। जैसे आपने देखा था नॉर्मल जो ट्रायंगल थी हमारी उसके अंदर इट्स वैल्यू वाज 2/3, लेकिन अब ये जो इसके अंदर ये ट्रायंगल ये जो है इट इज नॉट दैट ट्रायंगल। अब इसके अंदर ये कर्व बनी हुई है यहाँ पर एंड दिस कर्व इज इनवर्ड्स। तो इस वजह से इसका जो एरिया भी कम है और इसका जो CG है इट इज ऑल्सो एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/4L। तो अब हम जैसे देख सकते हैं कि ये इसका जो डिस्टेंस है, अब हम इसका जो स्लोप निकाल सकते हैं A/EI। तो इसका एरिया हमारे पास है WL³/6 और उसको हमने EI से और भाग दे दिया तो हमारा स्लोप आ गया WL³/6EI। और इसका जो डिफ्लेक्शन निकालेंगे हम तो इसको x से और गुणा कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3/4L से और गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा WL³/6EI मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी WL⁴/8EI। तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और ये मैक्सिमम स्लोप है। तो आप देख सकते हैं कैंटिलीवर के केस के अंदर ये दोनों जो वैल्यू आई हैं दीज आर एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे मैक्सिमम स्लोप होता है और फ्री एंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। तो मैक्सिमम स्लोप इज WL³/6EI और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है इट इज इक्वल टू WL⁴/8EI। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके अंदर सेंटर पे लोड लगा हुआ है पॉइंट लोड W। तो हमें इस कंडीशन के अंदर इसका मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप इसका जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है इट इज एट द सेंटर एंड इट्स वैल्यू इज WL/4। तो हमें पता है कि जो रिएक्शन आएंगे इसके अंदर W/2 और अगर यहाँ पर अगर इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू W/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2। तो यहाँ पर इसका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इट विल बी इक्वल टू WL/4। तो इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है इसके अंदर जो मैक्सिमम स्लोप होता है दैट इज एट द सपोर्ट। ये सपोर्ट्स हैं, स्लोप मैक्सिमम होगा सपोर्ट पे, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर। सेंटर पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा और स्लोप पे मैक्सिमम स्लोप होगा। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है।
तो इस केस के अंदर फिर हम इतना ही अपना बीम को कंसीडर करेंगे। ये जो ट्रायंगल दिखाई गई है, तो इस ट्रायंगल का हम एरिया और इसका सीजी इसकी निकाल सकते हैं। तो जो इसका एरिया होगा हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, तो हाफ जो बेस है इसका l/2 और हाइट है WL/4, तो ये हमारे पास एरिया बन गया इसका WL²/16। ये हमारे पास एरिया बन गया इसका, और इसकी जो CG है इट विल लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन। तो 2/3 हम निकाल सकते हैं, इसका डिस्टेंस 2/3 इंटू में l/2, तो इट कम्स आउट टू बी l/3। ये हमारे पास इसकी CG का इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ l/3। तो इसका मूवमेंट, इसका स्लोप निकाल रहे हैं A/EI, तो एरिया हमें पता है WL²/16, तो EI से भाग दे दिया, तो जो हमारा मैक्सिमम स्लोप बन गया WL²/16 और इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसको इससे CG के डिस्टेंस और गुना करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू l/3, तो इट विल बिकम WL³/48 EI। इसको l/3 से और गुना कर दिया आपने, तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया WL³/48 EI। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है हमारे पास इट इज एट द सेंटर एंड द मैक्सिमम स्लोप इज एट द सपोर्ट। ये सपोर्ट है हमारे, यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप होगा, सेंटर पे स्लोप 0 होगा, और यहाँ पर एंड्स पे ये सपोर्ट के ऊपर डिफ्लेक्शन 0 है, बट इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर। सेंटर पे स्लोप 0, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, सपोर्ट्स पे स्लोप मैक्सिमम, डिफ्लेक्शन मिनिमम 0। तो हमारा तीसरा कंडीशन है। अब चौथी आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके अंदर पूरे स्पैन पे UDL लगा हुआ W पर मीटर का, तो आप इसका अगर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज इट्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये कर्व बनी हुई है इसके अंदर, और इस कर्व के अंदर आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है इट इज एट द सेंटर एंड इट्स वैल्यू इज WL²/8। आपको पता है W पर मीटर का लोड लगा हुआ है W पर मीटर का, तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन आते हैं WL/2, तो हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं WL/2 मल्टीप्लाइड बाई ये जो हमारे पास है, यहाँ से इसको डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं, तो WL/2 को गुना करेंगे, यहाँ सेंटर में निकालेंगे तो इंटू में L/2, तो माइनस में ये करेंगे इसकी वजह से, तो WL/2 इंटू में WL हमारे पास लोड है W पर मीटर का, तो W इंटू L/2 इंटू में फिर ये एक्ट करेगा सेंटर पे, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं इट्स कम्स आउट टू WL²/8। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो इट्स एरिया विल बी इक्वल टू, अब इसके अंदर कर्व जो है आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपको पता लगेगा। तो ये इस केस के अंदर जो इसका एरिया होता है 2/3 इंटू में बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा L/2 और हाइट है WL²/8, तो हमारे पास ये आ गया WL³/24। ये हमारे पास एरिया आ गया बेंडिंग इसका ट्रायंगल का, और इसकी CG अगर हम कैलकुलेट करते हैं रेफरेंस लाइन, तो इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5/8 इंटू में L/2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5L/16। इसकी CG का यहाँ से डिस्टेंस आ गया। तो अब हम इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं, तो वही फार्मूला है अपॉन EI, तो WL³/24 EI हमारे पास आ गया स्लोप। और इस केस में डिफ्लेक्शन जब हम निकालेंगे तो इसको इस डिस्टेंस CG से और गुणा करेंगे, तो इट इज इक्वल टू 5L/16, तो इससे और गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 5/384 WL/4/EI। तो ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया, ये दोनों फार्मूले हमारे पास आ गए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस केस के अंदर भी जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा सेंटर पे होगा और मैक्सिमम स्लोप सपोर्ट पे होगा। ये सपोर्ट पे मैक्सिमम स्लोप है एंड इट्स वैल्यू इज WL³/24 EI। यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है और सेंटर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 5/384 WL/4/EI। तो इन फार्मूलों की मदद से जब हम डिजाइन करते हैं तो किसी भी बीम पे जो लोड लगा हुआ है उसके अंदर जो मैक्सिमम उसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन परमिसिबल है, ये उसकी वैल्यू है, परमिसिबल वैल्यू, इतना इसके अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ सकता है। अगर इससे ज्यादा उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो वो आपको उसकी वजह से आपको क्लियर दिखाई देगा और वो हमारा उसकी वजह से बीम भी फेल हो सकता है। तो इसलिए हम उसके अंदर ये ध्यान रखते हैं कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इससे कम रहना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा कि
कैसे किसी भी बीम के अंदर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ये हमने मोर्स फार्मूले का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, इस तरह से और भी बहुत सारे हमारे पास फार्मूले हैं जिनकी वजह से कि हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज बेस्ड ऑन द मोर्स थ्योरम। तो दोस्तों, आपको, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। इसके अंदर आप इनको फार्मूलों को याद भी कर सकते हैं और इसको मैंने ड्राइव कैसे कर सकते हैं वो भी सारे मैंने आपको बात बताई है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आप इसको अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे और इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप इतने ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल एनकरेज अस टू डू मोर सच वीडियोस, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इससे अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग इट।